देखो छोटी बहू, तुम मत कह देना आगे बढ़कर कि मैं ले जाऊंगी सास को। अरे, एक अकेला तुम्हारा पति ही तो बच्चा नहीं उनका, एक बेटी और एक बेटा और भी तो हैं। छोटी बहू शोभा की माँ उसे फ़ोन पर समझा रही थी। उधर बड़ी बहू नीलम की मम्मी उसे भी समझाने में लगी थी। छोटी बहू करते मन नहीं आघाता ना तेरी सास का। अब देखते हैं ना अकेली छोटी बहू के भरोसे कब तक रहती है। देखना वो कैसे पल्ला झाड़ती है, और बेटी तो ले जाएगी नहीं, उल्टा सारे तेरे ही माथे मड़ेंगे, तू देखना। वहीं दामाद प्रकाश के कान लोग भरने में लगे थे। उसे भी हर तरह से सुना रहे थे, वो भी अपने ही लोग। दो दो लायक बेटे हैं, संपत्ति उनकी होगी तो जिम्मेदारी आप क्यों? हाँ, बेटा ना होता तो आपकी जिम्मेदारी थी। दरअसल मुकेश जी का अकस्मात निधन हो गया था। उनके पीछे उनकी पत्नी जया, जो काफ़ी बीमार भी रहती थी, अकेली रह गई। मुकेश जी थे तो कोई कमी, कोई दिक्कत परेशानी ही नहीं थी। वो स्वस्थ थे और भरपूर ख्याल रखते थे पत्नी का। इधर दोनों बेटे बाहर नौकरी करते थे, बेटी अपने ससुराल में खुश थी। पर अब सबसे बड़ी समस्या थी कि धन संपत्ति, नौकर चाकर की तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर बीमार जया अकेली कैसे रह सकती थी। हालांकि बेटे बेटी तो दूर, बहुओं और दामाद ने भी इसे समस्या नहीं समझा था। सबको लग रहा था जब जिस भाई या बहन के पास रहने का मन करेगा रह लेंगी। पर दोनों बहुओं के परिवार वाले और खुद जया के मायके ससुराल वाले मौका देखकर बहुओं और दामाद के कान भरने में लगे थे। जब तक मुकेश जी थे, उनके घर में सेंध लगाने की हिम्मत न करने वाले रिश्तेदार आज प्रतिष्ठित बनकर उपदेश देने में लगे थे। जया तो पहले से बीमार थी ही, और इस अकस्मात आघात ने और तोड़ दिया था। पर और उपाय भी क्या था? यही नहीं, जया से भी ऐसे मौके पर सब कहने से न चुके। जिज्जी, जो बच्चा प्रेम और इज्जत से अपने पास ले जाए, रखे उसी के पास जाना। आपको कमी किस चीज़ की रख कर गए हैं भाई साहब? आप 4-5 नौकर रख लेना, पर बिना बुलाए किसी के पास नहीं जाना। दुखी और संतापित जया मन ही मन सोचती है, और उसकी आंखें छलक उठती। सब अपनी अपनी कह रहे, सुना रहे, पर आखिर मेरी इच्छाओं का क्या? साथ ही कहीं न कहीं दिमाग में ये भी चल रहा था, जाने उनका अब क्या होगा। उसे याद है जब जब कष्ट से ज़्यादा द्रवित होकर वो कहती, अब भगवान तो मुझे उठा नहीं रहा, मन करता है खुद ही जान दे दूं अपनी, तो वो कहते, जीवन बड़ा अनमोल है जया, इसे अपने हाथों से नष्ट करना तो दूर, ऐसा सोचना भी पाप है। किसी की सांसें जब हम लौटा नहीं सकते, तो सांसें छीनने का भी हक नहीं हमें, चाहे वो अपनी ही क्यों ना हो। और हमारे 3 बच्चों की जो बगिया है, उसका भी तो रसावदन करना है, उनकी खुशबू से सुवासित होना है। पर तीनों बच्चों में से किसी ने अभी तक उनसे ये नहीं कहा कि माँ तुम्हें हमारे साथ चलना है। दोनों बेटे और बेटी तो खैर अपने हैं, पर उनके कह देने से भी क्या, जब तक बहुएं और दामाद नहीं कहते। वो उनके घर कलेश करवाने कैसे चली जाएगी भला? अपना भी तो स्वाभिमान है ना। अपनी सुविधा के लिए अपने बच्चे की असुविधा का कारण नहीं बनेंगी वो। खैर, उनका बनाया हुआ घर है, पैसे हैं, जी लेंगी किसी तरह से, जब बुलाएंगे चल देगी। खैर, सारे क्रियाक्रम खत्म होने के बाद वकील आया था, और तीनों बच्चों और जया जी को कमरे में बुलाकर सारी वसीयत समझा गया था। सारी संपत्ति के 4 हिस्से कर गए थे मुकेश जी, और इस वसीयत का एक अनूठा पक्ष था कि तीनों बच्चों का बंटवारे में हर दंपत्ति का नाम, यानी दोनों बेटे बहुओं और बेटी दामाद का नाम था। पर यह संपत्ति उन्हें जब वो 60 साल पूरे कर चुके हों तब मिलने वाली थी। ये कैसा पक्ष था इस अनूठे वसीयतनामे का? एक ऑडियो भी रखकर छोड़ रखा था बाबूजी ने आप सबके लिए। वकील ने ऑडियो ऑन करते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चों और मेरी प्यारी सी धर्मपत्नी, सबसे पहले मुद्दे की बात, वसीयत के 4 हिस्से तो सबको समझ में आ गए होंगे। जया को ये सब कुछ अभी मिल जाएगा, पर तुम 6 बच्चों को तुम्हारे 60वें वसंत के बाद। इसमें कोई पहेली नहीं बच्चों, मैं बस तुम लोगों का बुढ़ापा अपनी संतुष्टि के लिए सुरक्षित करना चाहता हूँ। जानता हूँ मेरे नातीन पोते बहुत अच्छे हैं, तुम लोग खुद इतनी अच्छी नौकरी करते हो, भगवान तुम लोगों पर हमेशा स्वास्थ्य और धन धान्य अपनी कृपा बनाए रखेंगे। इतना अपने किए हुए सदकर्मों पर भरोसा भी है मुझे।
तुम लोग यही समझना कि बस ये एक पिता की चिंता और प्रेम की भेंट है। मेरी और तुम्हारी माँ की तरह तुम लोगों की वृद्धावस्था तनाव रहित हो, यही कामना है। मेरे समझदार बच्चे इसे ज़रूर समझेंगे, पता है मुझे। मैं अगर पहले चला गया तो जानता हूँ मेरी ये कमी तो मेरी तुम्हारी माँ के जीवन से कोई भी दूर नहीं कर सकता, पर पैसों से सांसें जोड़कर सब कुछ मिल जाता है, ये भी सर्वविवादित है। आगे मैं नहीं जानता कब तक की ज़िंदगी है मेरी, कब तक की सांसें हैं, पर मैं हमेशा तुम लोगों के आस पास हूँ, अगल बगल में ही हूँ। महसूस करते रहना बस। सब लोग खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो। ऑडियो ख़त्म होने के बाद किसी ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, पर सबकी आंखें नम थीं। पिताजी ने तो बहुत कुछ बिना कहे कह दिया था। अगले दिन कई रिश्तेदार जा चुके थे, कई प्रतीक्षा में थे कि जब तीनों बच्चे निकलने लगेंगे तब तो घमासान होगा। उसे देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बरसों से सहेजी मुकेश की इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी और तीनों भाई बहन एक दूसरे को माँ को ले जाने की बात कहेंगे। तब होगा तमाशा और आएगा मज़ा। अगले दिन जया के कमरे से लड़ने की आवाज़ें तो आ रही थीं, दोनों बहुओं, और बीच बीच में आती दामाद की आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही थी। पर माँ किसके साथ जाएगी कि नहीं, बल्कि माँ मेरे साथ जाएगी कि। मुकेश जी ना होकर भी उस घर में थे, उनके संस्कार उस घर में थे, जो उनके बच्चों के ही नहीं, उनकी बहुओं और दामाद के मुंह से भी टपक रहे थे। चुगलखोर और तमाशा देखकर मनोरंजन करने वाले सारे रिश्तेदारों के मुंह लटक चुके थे। मुकेश जी ने अपनी आखिरी संवाद में अपने बच्चों के प्रति अपनी संवेदना जताकर प्यार से उन्हें इस बात का आईना दिखा दिया था कि ये अवस्था सबकी आनी है। समझकर आज संभल जाओ तो तुम्हारा कल भी संभल जाएगा। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है और कहानी आपको कैसी लगी है दोस्तों, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।